डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषय आप दर्शकों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अगर किसी तरह का भी लक्षण दिखाई देता है तो उसे सही समय पर पहचान कर उसका इलाज भी करा सकें। आज हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ में बहुत गंभीर भी कहूँगी समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे और ये है एलर्जी। एलर्जी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी हो गई, मैंने ये खाया, ये पहना, ये लगाया तो मुझे ये समस्या हो गई। दरअसल ये एलर्जी होती क्या है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और एलर्जी दरअसल एलर्जन से होती है। जब भी हमारे शरीर में या हमारे शरीर के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे कई तरह के बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता उस पर एंटीबॉडीज़ बनाती है तब कई बार उसका रिएक्शन दिखाई देते हैं और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो वो एलर्जी के रूप में दिखाई देता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए हम डॉक्टर से समझेंगे कि दरअसल एलर्जी किन किन वजह से होती है, कैसे लक्षण समझें, कैसे इसका इलाज हो। तो आइए सबसे पहले विषय पर नज़र डाल लेते हैं, आज के विषय पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, एलर्जी कारण, लक्षण और निदान, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और अलग अलग तरह की एलर्जीज़ होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे इसका बचाव किया जाए और सही समय पर कैसे समझा जाए। कई बार बहुत सामान्य से एलर्जी होती है जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, लेकिन कई बार ये बहुत गंभीर भी हो सकती हैं। ये गंभीर किस हद तक हो सकती है, किस तरह के इससे नुकसान हो सकते हैं, तमाम बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं, चाहे आपकी कॉल हो या फिर आपका ईमेल हो। सभी सवाल हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। स्वस्थ किसान लाइव हमारा ईमेल आईडी है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, swasthkisanlive@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, swasthkisanlive2024@gmail.com। तो आप अपने ईमेल करें सवाल हमें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आज के विषय को बहुत विस्तार से हम अपने एक्सपर्ट से ही समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे कार्यक्रम की खासियत भी यही है कि सीधा आप हमारे डॉक्टर से, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करवा दें हमारे आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार रसानिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप डायरेक्टर प्रोफेसर सामुदायिक आयुर्विज्ञान विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुश्रिता कथुरिया जी हैं, त्वचा विशेषज्ञ, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो दोनों विशेषज्ञों से हमने आपकी मुलाकात करवा दी। अगला 1 घंटा आपके लिए है। बहुत ही अच्छे हमारे एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में जो कि इस विषय को बहुत ही विस्तार से, बारीकी से आपको समझाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आइए आज के विषय को और बेहतर तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे एलर्जी के कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपायों के बारे में। एलर्जी का असर आमतौर पर त्वचा, साइंस, पाचन तंत्र या सांस की नली पर दिखाई देता है। अलग अलग व्यक्तियों में एलर्जी की वजह अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य कारण हैं जिनसे अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं। धूल और मिट्टी एलर्जी के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। धूल में मौजूद सूक्ष्म जीव इंसानों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। इसी तरह बदलते मौसम और वसंत ऋतु में पेड़ पौधों से निकलने वाले परागकण भी एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को विशेष खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। किसी को मूंगफली, दूध, अंडे या मछली से समस्या हो सकती है। पालतू जानवरों के झड़ते बाल या त्वचा भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। घर में उपयोग किए जाने वाले सफाई उत्पाद, पेंट, परफ्यूम और अन्य रसायन भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी एलर्जी की असली वजह क्या है। एलर्जी को पहचानने के लिए कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। नाक बंद होना या बहना, आंखों में खुजली या पानी आना, त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते खांसी आना या सांस लेने में तकलीफ होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण बार बार दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
एलर्जी का स्थायी इलाज मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर स्किन प्रिक टेस्ट या रक्त परीक्षण के जरिए यह पता लगाते हैं कि एलर्जी किस चीज से हो रही है। एलर्जी से बचने के लिए कुछ एहतियात बरतना जरूरी है। जिन खाद्य पदार्थों या जानवरों से आपको एलर्जी है, उनसे दूर रहें। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें और जहां ज्यादा धूल मिट्टी हो वहां मास्क लगाएं। एलर्जी से बचने के लिए सावधानी और सही इलाज बेहद जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अभी आपने जाना हमारी इस रिपोर्ट में कि एलर्जी किस किस चीज़ से हो सकती है। किसी खाद्य पदार्थ से हो सकता है, धूल मिट्टी से, जब पोलन्स का मतलब जब परागण होता है उस वक्त पोलन से हो सकता है, किसी कपड़े से भी आपको एलर्जी हो सकती है, आपकी त्वचा को इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत तरह से एलर्जी हो सकती है। लेकिन अब सीधा हम अपने एक्सपर्ट से समझते हैं। सर, सबसे पहले तो हम एलर्जी को ही समझ लेते हैं। जो हम एलर्जी कहते हैं, बहुत सामान्य तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि इससे एलर्जी होगी, उससे एलर्जी, तो ऐसे है क्या? पहले तो सभी किसान भाइयों को होली की शुभकामनाएं। जो कल उम्मीद है आपको होली बहुत अच्छी मनी होगी। दूसरा, पहला ऑलरेडी इस विषय पे काफ़ी विस्तार से इस छोटी सी जो आपकी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी उसमें काफ़ी हद तक विस्तार से बताया, मगर इसको विस्तार से समझने के लिए समझिए कि कुदरत ने हमको एक अच्छी नियामत दी है कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ होती है बाहर वातावरण में जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, हमारे शरीर के ऑलरेडी प्रतिरोधात्मक क्षमता, इसकी इम्यूनिटी हमारे बॉडी की होती है, वो ऑलरेडी सब फाइट करके उसको ख़त्म कर देती है। मगर कभी कभी कुछ लोगों में ये रिएक्शन जो होता है, ओवर रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलर्जेंस, जो बेसिकली जिसकी वजह से एलर्जी पैदा होती है, उनको एलर्जेंस बोलते हैं। जब एलर्जेंस बॉडी में आते हैं तो वो हमारे बॉडी में कुछ प्रक्रिया डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ तत्व रिलीज होते हैं, हिस्टामिन जिसे बोलते हैं। वो हिस्टामिन जो होता है वो काफ़ी, वो एलर्जी का, उसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट रूप से उसकी एलर्जी हमारे मैनिफेस्ट होती है। वो डिपेंड करता है कि किस माध्यम से हमारे अंदर शरीर में एलर्जेंस गए हैं। सांस के माध्यम से गए हैं, पेट के माध्यम से गए हैं, त्वचा के माध्यम से गए हैं, किस माध्यम से गए तो जी, तो उसके हर किसी के लक्षण उस हिसाब से अलग अलग होते हैं, जो लक्षण होते हैं उसके। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग तरीके से अब जो कह सकते हैं कि हमें ये हो सकती है एलर्जी, सांस से हुआ है या धूल मिट्टी या त्वचा से हुआ है या फ्यूम से हुआ है। बहुत, क्योंकि कई बार हम देखते हैं सर कहीं पर पेंट हो रहा होता है तो उससे भी लोगों को काफ़ी तकलीफ हो जाती है, एलर्जी हो जाती है फ्यूम्स की वजह से। अब मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि मुख्य रूप, जैसे सर ने बताया कि एलर्जी दरअसल होती क्या है, अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो क्या इनकी भी कुछ कैटेगरी हो सकती है कि ये तरह की एलर्जीज़ होती हैं और कौन सी ख़तरनाक होती है? क्योंकि कुछ तो सामान्य सी होती है, आपको हल्का फुल्का कुछ और वो ठीक हो गया। हाँ, तो मैं एक शॉर्ट में बस बता देती हूँ कि जैसे सर ने भी बताया, एलर्जीज़ आपकी आँख में हो सकती है, स्किन में हो सकती है, पेट में हो सकती है, त्वचा में हो सकती है, ठीक है। तो हर एक का, और नोज़ का जो आपका रहता है कि ज़ुकाम, खांसी, अलग तरह अस्थमा, दमे की तकलीफ, ये सारे कैटेगरीज आपके एलर्जीज़ में आते हैं। अब हम त्वचा की अगर बात करेंगे तो त्वचा में जो एलर्जी होती है, जो आम मरीज़ आके हमें बताता है, वो दो लक्षण बताता है। एक तो कि पित्त उछल रही है, खुजली हो रही है, लाल लाल बड़े बड़े छपाके जैसे निशान या दफड़ जिनको बोलते हैं वो आ रहा है, एक तो उस टाइप की एलर्जी होती है। दूसरा एलर्जी जो हम लोग जिसको एलर्जी एक्चुअली बोलते हैं वो है स्किन, चमड़ी के, त्वचा के ऊपर जब आपके लाल लाल निशान बन जाते हैं, खुजली होती है और उसमें से पानी रिसता है। वो काफ़ी लोग उसको दाद बोलते हैं, काफ़ी लोग उसको सोराइसिस से कंफ्यूज करते हैं, पर जो ये पानी रिसता है और पूरा एक गोल के आकार का आपके शरीर के विभिन्न पार्ट पे आ जाता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। अब ये हो दो कारण से सकते हैं। एक तो अंदरूनी, जो त्वचा में एलर्जीज़ होती हैं वो अंदरूनी भी हो सकती है कि आपके अंदर के इम्यून सिस्टम में कोई चेंजेस आए हैं, उसके वजह से स्किन में आपके इफ़ेक्ट्स आए हैं उसके। दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे किसान भाई भी जानते होंगे कि आपका अगर किसी कांटेक्ट में आता है, जिसको हम कांटेक्ट एलर्जी कहते हैं, कि आपने वो केमिकल्स यूज़ करे हैं, या अगर आप गाजर घास जानते हैं, इन सब के कांटेक्ट में जब आप आते हैं तो ये आपके शरीर पे जहाँ जहाँ टच करते हैं वहाँ वहाँ ये बड़े बड़े निशान बना देते हैं और ये लंबी देर तक रहते हैं जब तक कि इनका ठीक से इलाज नहीं होता है।
जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने किसानों का जिक्र किया और सर ने जैसे शुरुआती होली के त्यौहार से की, और त्यौहार तो बीत गया, लेकिन हमें पता है कि होली में जो धमाल होता है उसके बाद कई रिएक्शंस भी होते हैं, कई तरह की एलर्जीज़ भी होती हैं, कई रंग होते हैं ऐसे जो कि काफ़ी नुकसान भी देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आप अगर किसी समस्या से समाधान चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं और हम भी इसे थोड़ा और विस्तार से समझेंगे जो रंगों वाला सर एलर्जी होती है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बीता है। एक कॉलर है राकेश है, जिन्होंने शिमला से मैं कॉल किया है। ये बात करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है। तो सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। एक स्वेटर होती है ना जो कमीज से पहले पहनते हैं, लेकिन जब मैं उसको पहनता हूँ ना तो मेरे को उस स्वेटर से एलर्जी होती है पूरे शरीर में। इसका क्या कारण हो सकता है? स्वेटर से एलर्जी होती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। एक सिंथेटिक स्वेटर है, किस चीज़ का स्वेटर पहनते हैं आप? ये जैसे ऊन की स्वेटर है, ऊन की। अच्छा ठीक है सर। क्या ऊन से भी हो सकती है एलर्जी? देखिए राकेश जी, असल में जो एलर्जी आपको जो हो सकती है उसको आप ये समझिए कि विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करिए। कुछ को जो मौसम परिवर्तन होता है उसकी वजह से भी होती है, जैसे अभी जैसे मौसम बदला है तो परागकण की वजह से। मगर कुछ लोगों को कपड़ा पहनने से, कुछ लोगों को कुछ जो आभूषण पहनते हैं उससे भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को इत्र लिया उससे भी हो जाता है। मगर आप जो बता रहे हैं कि आपको ऊन से होती है, ऊन से एलर्जी, तो कुछ लोगों को ऊन से भी एलर्जी हो सकती है। तो वो ऊन से एलर्जी के लिए उसमें ऊन से एलर्जी के लिए आपको क्या करना है कि कुछ टेस्ट भी करते हैं वो, ये देखने के लिए किस चीज़ से जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। वो जो ऊन आप सिंथेटिक अगर है तो सिंथेटिक ऊन वो नुकसान कर सकता है। हो सकता है वो ऊन वैसा है जो नेचुरल ऊन है, तो उसमें कई दफ़े मनुष्य जो आपके जो एनिमल्स होते हैं उनके फर हुए, उनसे ये इन सब से एलर्जी हो सकती है। तो आप इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लेके आप देखें किस वजह से एलर्जी हुई है, तो उसका इलाज भी संभव है। जी बिल्कुल। जैसे आपने फर का जिक्र किया, तो कई बार हमने देखा भी है कि जो फर वाली चीज़ें होती है उससे भी लोगों को सांस की भी समस्याएं कई बार हो जाती हैं। नंद स्वरूप मिश्रा एक हमारे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, उनका हम सवाल लेते हैं। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या है एलर्जी, एलर्जी के कारण क्या हैं, एलर्जी के लक्षण और एलर्जी का बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, पूरा कार्यक्रम जी मैम, ये हमारा पूरा कार्यक्रम ही आज इसके ऊपर है। तो किन किन चीज़ों के वजह से होता है, तो बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि धूल, मिट्टी, पोलन्स, फूल जो होते हैं उनके अंदर जो पोलन्स होते हैं उसके वजह से, कई छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी प्रेजेंस से होता है, फिर आपके परफ्यूम्स से होता है। कई लोगों को खाने के पदार्थ अगर हम देखेंगे तो नट्स, अंडा और सी फूड जो फिश वगैरह होता है उससे भी एलर्जी होती है। प्रॉन ये लोग जो खाते हैं उससे भी एलर्जी होती है। कईयों को दवाइयों से एलर्जी होती है, कईयों को इंजेक्शन से एलर्जी होती है, कईयों को वैक्सीन से एलर्जी होती है, कईयों को गलत ये जो आप पहनते हैं नेल पॉलिश वगैरह से, नेल पॉलिश से होती है। आजकल तो ट्रेंड आर्टिफिशियल नेल्स होता है ना, अलग तरीके से नखून चिपकाते हैं लेडीज लगाते हैं, उससे भी एलर्जी होती है। पर हर एक को हर चीज़ से एलर्जी नहीं होती, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, अगर आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं तो आपको एलर्जी होएगी। आमतौर पे रूटीन में हर चीज़ को अवॉइड करके एलर्जी से बचना भी एक सही तरीका नहीं है कि आप ये सब सोचे कि मैडम ने तो इतने सारे लिस्ट बता दिए, ये हम जिंदगी से हटा देंगे, वो भी सही चीज़ नहीं है। अगर आपको एलर्जी है तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाइए बस। जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपको पता चलता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी हो रही है तो उससे अवॉइड करें या फिर उसका इलाज छोड़े। तो चलिए अब इलाज पे बात कर लेते हैं। नहीं, लक्षण उन्होंने पहले पूछा, लक्षण जो लक्षण में जान, लक्षण जो आपने पूछा ना मिश्रा जी ने लक्षण पूछा, लक्षण क्या है इसके? लक्षण डिपेंड करता है कि आपको जो एलर्जन जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है वो किस माध्यम से आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एलर्जन इस जैसे मौसम बदल रहा है तो इस समय फूल बहुत हो रहे हैं, फूल में पॉलन्स वगैरह जो परागकण होते हैं बहुत हैं। खेतों में जो किसान इस समय जो कटाई वटाई करते हैं उस समय जिस वक्त आप अपना धान वान काटते हैं, धान के अंदर पूरा निकालते हैं, वो उस समय उड़ रहा होता है जो कुछ, तो कई दफा उस समय जो अब वो सांस में जाता है तो जिसको परागकण कुछ को जो एलर्जी होती है वो अगर कुछ सांस के माध्यम से गया तो उसमें अधिकतर लक्षण जो होंगे वो आपके नाक बहना, आंखों में जलन, गले में चोकिंग जैसे सेंसेशन या घुटने जैसा सेंसेशन फील होगा।
अगर आपने कुछ एलर्जन गए जो आपके पेट के माध्यम से गए, फॉर एग्जांपल कोई दवा खाई अपनी या कोई खाद्य पदार्थ है, कुछ लोग जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अंडा खाने से या कुछ मछली खाने से या कुछ और चीज़ें जो आपके खाने, इवन कुछ लोगों को दूध से भी एलर्जी हो जाती है, तो वो खाने से भी क्या, जब खाते हैं चीज़ें तो पेट की तकलीफ उसमें प्रायः होंगी। पेट की तकलीफ हो सकती है, जैसे पेट में दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकता है, साथ में उसका रिएक्शन शरीर के ऊपर हो सकता है, चिकते उभर आए। तीसरा तरीका है जैसे आपके टच, जो आप किसी पौधे के संपर्क में है जिसकी वजह से एलर्जी है, तो अगर वो टच करके आपके शरीर पर कुछ लगा आपके, तो कॉन्टैक्ट जो उसकी वजह से एलर्जी होगी, स्किन एलर्जी होगी। और बहुत विकराल रूप से अगर वो लक्षण होगा तो उसमें उसको हम बोलते हैं एनाफिलैक्सिस। उसमें पूरा शरीर में इतना उसका लक्षण, इतने पूरे शरीर में आंखें लाल, चेहरा लाल, पूरे आंखों से पानी आना पूरे शरीर में, फिर धड़कन बढ़ जाना, शॉक तक की अवस्था हो सकती है। वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। अच्छा। वो विकराल रूप में उसका वो है लक्षण उसका। जी जी, यानी इतने गंभीर तक भी जा सकती है। और जैसे कि आपने बताया कि सर पल्स भी तेज हो जाती है जी, उसमें, जी, तो जी, जी। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप एलर्जीज को इतने हल्के भी मत लें। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत उसका इलाज करें, या फिर जैसे कि सर ने बताया कि इमरजेंसी की सिचुएशन भी हो सकती है। अब एक कॉलर है प्रतिभा है, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी प्रतिभा जी, स्वागत है आपका स्वास्थ्य किसान में। बताइए क्या सवाल है। प्रतिभा जी, मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो जी, नमस्कार प्रतिभा जी, बताइए क्या सवाल है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं दिल्ली से प्रतिभा पाराशर बोल रही हूँ। जी बताइए। मेरे पैर के नीचे, मतलब तलवे से ऊपर जहाँ पैर शुरू होता है, वहाँ पहले तो स्वेलिंग आती है, फिर उसके बाद ईटिंग शुरू हो जाती है बहुत बुरी तरह। ठीक है। अच्छा, ये किसी खास मौसम में होता है या पूरे साल रहता है आपको? चलिए ठीक है, हमारी शायद अब आवाज़ नहीं जा रही। मैम, ये हमने अक्सर देखा है, ये पैरों की, एड़ियों की जो समस्या रहती ही है। दो चीज़ें मैं बस समझना चाहूँगी। एक तो क्या इनको घुटने, मतलब आलती पालती मार के बैठने की आदत है क्या, और क्या जो इनका टखना पोषण है वो नीचे टच करता है क्या? कई बार अब हमारी बात नहीं हाँ, मतलब हम कई बार ऐसे बैठ जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी पड़ा होता है, उससे एलर्जी हो जाती है हमें। दूसरा, अगर हमने पायल पहना हो तो पायल के अंदर निकल होता है, जो मेटल होते हैं, तो ये मेटल एलर्जी बहुत कॉमन होता है। इन लोगों को पैरों में स्वेलिंग, जो ये लक्षण बता रहे हैं कि स्वेलिंग भी आ रही है, सूजन भी आ रहा है, खुजली भी हो रहा है, ये काफ़ी अच्छे सिम्टम्स एलर्जी के हैं। तो वो अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये कहाँ बैठते हैं, क्या पहनते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइप के फुटवेयर पहनती हैं क्या, चप्पल या जूते लेदर से भी हो सकते हैं एलर्जी। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये हमें डिटेल में जब हम बात करते हैं मरीज से, तो हमें पता चलता है क्या कारण हो सकता है। फिर हम उनको उनके लाइफस्टाइल से 2-3 दिन के लिए हटा के देखते हैं कि या एक हफ्ते के लिए कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं। ट्रीटमेंट के साथ वो जब हम हटाते हैं तो उससे हमें बिल्कुल आराम मिलता है। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसा उन्होंने बताया कि पैर, उनके पैरों के टखनों के बीच में से खुजली होती है बहुत ज़्यादा। एक बार स्किन के डॉक्टर को दिखा भी लीजिए। कई बार नीचे फंगल इन्फेक्शन पैरों में होता है, जो पानी वानी है पैर ज़्यादा देर तक काम करने से, वो आपके पैरों में वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। जी जी। तो उसके लिए आपको मगर फिर भी डॉक्टर से सलाह जरा लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए उनको। बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि जो इन्होंने लक्षण बताए वो एलर्जी के ही हैं। और अब अगर आपको इतनी समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है आपको अलग अलग तरह के टेस्ट कराए जाए, यानी जैसे कि सर ने बताया कि जानने की कोशिश की जाएगी कि किन चीज़ों से हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एलर्जी, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने पूछा कि इस तरह की समस्या हो रही है, तो क्या किसी तरह के टेस्ट भी होते हैं, क्या वो टेस्ट कारगर होते हैं, किन किन तरह के टेस्टों को हमें कराना चाहिए, क्या ये रूटीन में भी होते हैं या फिर जब समस्या आती है तभी होते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं एलर्जी के बारे में, कैसे इनके लक्षण को पहचाने, समाधान क्या हो, एलर्जी किस किस तरह से हो सकती है, कौन कौन से एलर्जेंट्स हैं जिनसे एलर्जी की समस्या पैदा होती है, इन पर हमने विस्तार से चर्चा की। लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ईमेल करें या फिर हमें कॉल करें। कॉलर हैं, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो, विजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो विजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी विजय जी बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, बताएं सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे गर्मी आ रही है ना, तो इसमें मुझे जैसे पसीना आता है ना, तो अंडर आर्म जो है वहाँ पे पसीना आता है और वहाँ पे खुजली होती है और खट्टी बदबू टाइप की आती है। और दूसरा ये होता है कि जो जांघों के पास पसीना में खुजली होती है ना, तो गर्मी, पूरी सीजन गर्मी की बहुत ज्यादा परेशानी करती है वो। तो उसमें क्या है, अपना बेटनोवेट वगैरह मलहम जैसे लगाते हैं तो टेम्परेरी उसमें आराम हो जाता है। ठीक है। तो इनसे छुटकारा कैसे मिले? एक तो अंडर आर्म वाली तकलीफ से, और दूसरा जो जांघों के पास जो अंडरवेयर पहनते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो खुजली होती है, तो ये क्या कुछ फंगस वगैरह के लिए है या मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं इसके बारे में। मैम क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ये आप जो मैं बता रहे हैं ये लक्षण फंगल इन्फेक्शन के हैं, और ये मैं बहुत ज़रूरी चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे। फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी सेम चीज़ नहीं है। ये एक गलत धारणा है ज़्यादातर जनता में कि अगर ये एलर्जी है एक टाइप की और इसके इलाज के लिए, जैसे आपने भी किया है, बेटनोवेट GN या बेटनोवेट N कोई केमिस्ट भी दे देता है, हमारे तो घरों में ही लोग भी सजेस्ट कर देते हैं, आस पड़ोस के लोग भी सजेस्ट कर देते हैं, पर ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये आपने नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है, इसके अंदर स्टीरॉयड भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, एंटीफंगल भी होता है। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि कोई फर्क आ रहा है क्योंकि एक कंपोनेंट एंटीफंगल तो है ही है, लेकिन जो स्टीरॉयड होता है वो इस चीज को पूरा खराब कर देता और है बढ़ा देता है। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगाएंगे, खुश होंगे, चौथे हफ्ते में बीमारी इतनी फैल के आएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या है। जो आपके लक्षण हैं वो पसीने से ही बढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा गर्मियों में ज्यादा होता है, इसको इंटरट्राइगो या फिर फंगल इन्फेक्शन या टीनिया का जो हम नाम लेते हैं ये है। इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल्स खाने वाली और लगाने वाली सिर्फ इन्हीं से ही होता है। तो आपको जाना है, आपको किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से बात करना है, दिखाना है और उसका ट्रीटमेंट कराना है। जी, ये बहुत अच्छी आपने बताई कि क्योंकि हम अक्सर तो यही सोच लेते हैं कि कोई भी ऐसा बॉडी पर अगर रिएक्शन दिखाई दे रहा है तो वो एलर्जी है, लेकिन इट्स टोटली डिफरेंट। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें एक और चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी अपना जो जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उस जगह को साफ रखिए, खुश्क रखिए, उसको गीला पसीना अगर आता है तो उसको किस तरह गीला मत रहने दीजिए, वो शुष्क रहना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। और जैसा डॉक्टर ने बताया कि उसमें कोई भी स्टेरॉइड प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। महेंद्र कुशवाहा एक और दर्शक हैं, आइए बात करते हैं। महेंद्र जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? हेलो महेंद्र सर, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? महेंद्र जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी बताएं। हेलो जी महेंद्र जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ मैडम। हाँ बताइए क्या सवाल है? एलर्जी की शिकायत है, गले में खुजली सी होती है, हल्का हल्का दर्द होता है, खाने पीने में दिक्कत होती है। गले के अंदर खुजली महसूस होती है? हाँ एलर्जी है। सर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं महेंद्र जी, एलर्जी क्या मतलब, एलर्जी से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या है एलर्जी आपको? किस चीज से? कैसी एलर्जी आपके? एलर्जी किस चीज से? चीज ऐसी है, घी वगैरह या दूध दही वगैरह खाते हैं तो जुकाम से 12 महीने रहता है। अच्छा, आपको मतलब ये जो आप बता रहे हैं मतलब खाने पीने की चीजों से एलर्जी है। उसमें कुछ लोग जो आप बता रहे हैं कुशवाहा जी, तो हो सकता है कि आपको दूध या दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं उससे एलर्जी हो। तो उसकी एलर्जी में जो आप बता रहे हैं गले में जलन रहती है या गले में एक वो कुछ एक वैसी महसूस होता है, तो ये कुछ लोगों को अलग अलग खाद्य पदार्थों से, विभिन्न खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है। उसमें जो आपके लक्षण है वो उसी के ही हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको थोड़ा चेक कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा, और उसमें एंटी एलर्जेंट्स जो है वो आपको थोड़ा खाएंगे तो आराम मिलेगा। जी, तो सर इसमें एंटी एलर्जेंट ये मतलब जो दवाएं हैं ये डॉक्टर से ले सकते हैं? पूछ के
पूछकर, और हाँ, जो अपने आप कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, और एक बार डॉक्टर के पास जाए तो वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको, जैसे आपने खुद बताया कि दही और इस तरह के पदार्थों के सेवन करने से आपको समस्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं सर, और जैसे कि लक्षणों पर हमने काफ़ी बात कर ली मैम, टेस्ट पर हम आ रहे थे, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये पोस्ट होली टाइम है, होली के बाद का, तो भी कई तरह के एलर्जीज़ या स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, पहले हम बात करते हैं टेस्ट कैसे करना है। तो ज़्यादातर ये जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है, और जो बाकी टेस्ट हम कराते हैं वो सपोर्टिव एविडेंस होते हैं। मतलब कि हम बीमारी का चेकअप करके डॉक्टर बता देता है कि ये एलर्जिक कंडीशन ही लग रहा है। उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए, या अगर हमें कहीं डाउट हो कि शंका हो कि शायद एलर्जी नहीं हो, तो टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो एक होता है अंदरूनी एलर्जी जानने के लिए, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक स्पेसिफिक टाइप की एलर्जिक कंडीशन है जो बचपन से शुरुआत होती है और बड़े तक जाती है, जिसमें बच्चों को चेहरे पे, हाथ पे, बॉडी पे एलर्जी, मतलब ऐसे लाल लाल निशान जिसमें से पानी छोड़ता है, ऐसे बनते हैं। तो उस केसेस में वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं उनको कोई चीज़ सूट नहीं करती है। उस केसेस में हम IgE लेवल्स कराते हैं। वो एक टेस्ट है जो ब्लड से किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है जो त्वचा में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे दमा होता है या एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब नाक की दिक्कत होती है, जुकाम की होती है, उसमें कई बार स्किन प्रिक टेस्ट की जाती है। पर जो स्किन, त्वचा की एलर्जी है, उसके लिए जो डेफिनेटिव टेस्ट होता है कि हमें किसी चीज़ से एलर्जी है कि नहीं, उसको पैच टेस्ट बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, पैच टेस्ट में आपके पास बहुत सारे एक पैनल होता है जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं जिनसे हमें ज़्यादातर एलर्जी होती है, वो एक स्ट्रिप में लगाया होता है। उसको डॉक्टर आपके बैक पे लगा देता है, और फिर 2 दिन बाद उसकी पहली रीडिंग होती है उतार के, फिर 4 दिन बाद फाइनल रीडिंग होती है। ये 4 दिन का पूरा टेस्ट होता है। ये आप किसी भी अस्पताल में किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से करा सकते हैं। इससे जो टेस्ट निकलता है, जो हमें आंसर मिलता है, वो ही श्योर शॉट है कि इससे आपको एलर्जी है। जैसे अगर आपको मेटल से एलर्जी है तो वो बता देगा कि आपको निकल से एलर्जी है। जो कॉमनली मरीज़ हमसे पूछते हैं कि ब्लड का टेस्ट, जिसमें टमाटर, आलू, बैंगन, लहसुन, सब कुछ, डस्ट, हर एक चीज़ का एक बहुत बड़ा 1000 चीज़ों का एक पैनल होता है, और हर मरीज़ वो कराना चाहता है। वो खून का एक टेस्ट भी होता है और वो मल्टीपल टेस्ट बॉडी पे भी होते हैं। वो चीज़ मायने नहीं रखते हैं, उस पर ज़्यादातर पैसे वेस्ट ही होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब मरीज़ उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा देता है, मान लीजिए टमाटर से एलर्जी आई है, आपने अपनी लाइफ से टमाटर हटा दिया, आपने टमाटर खाया नहीं, फिर भी आपकी एलर्जी में चेंज नहीं आता, ना आपके इलाज में चेंज आता है। तो जो टेस्ट होता है उसका पूरा डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। आपको कराना है तो पैच टेस्ट ही कराना होता है। जी जी, एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनका हम कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए राकेश जी, क्या रमेश जी क्या सवाल है? रमेश जी, जी हम सुन पा रहे हैं, सवाल बताएं। हेलो जी रमेश जी बताइए, क्या सवाल है? रमेश जी पहले टेलीविजन को म्यूट कर दें। मेरे शरीर में कम से कम 6 महीने से एलर्जी बीच बीच में आ जाती है, रुक जाती है। मैडम शरीर में एलर्जी होती है, दाने दाने निकलते हैं। जी मैम कुछ पूछना? जी मैडम। दाने किस प्रकार के? आप दफड़ की बात कर रहे हैं मैडम क्या? पूरे शरीर में दाने दाने खुजलाने पे निकलते हैं, रेड कलर के। हाँ, तो उसी का मेरे को समाधान चाहिए था। आप, जो मेरे को समझ आ रहा है, आप छपाके या दफड़ या पित्त की बात कर रहे हैं। इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो अगर आपको 6 महीने से लगातार होए जा रहा है, और तो इसको हम क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं कि काफ़ी देर से आपको हो रहा है। ज़्यादातर जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता है उन केसेस में हम जितना भी ढूंढ लें, कोई कारण ज़्यादातर मिल नहीं पाता है। तो आपको बेसिकली आपने किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना है। एंटीहिस्टामिन्स की दवाइयाँ होती हैं,
वो आपको आपके डोज के हिसाब से, जितनी आपकी तीव्रता है उसके हिसाब से आपको डोज देंगे, या तो दिन में 1 बार या दिन में 2 बार। पर इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने लेना हर रोज़ है। आप ये वेट नहीं कर सकते कि आज मेरे को खुजली हो रही है, आज मेरे को एलर्जी बढ़ रही है तो मैं आज दवाई खाऊंगा। वैसे नहीं होता है। इलाज इसमें ये होता है कि रोज़ आपने दवाई लेनी है। जो मिनिमल डोज है, जो सबसे कम मात्रा में जितना आप इलाज कर सकते हैं अपना, उतने पे आपने रेगुलर खाना है। जब आप 1-2 महीना खा लेंगे दवाई, तब आप रोक के देख सकते हैं कि आपकी एलर्जी ठीक हो गई है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। और सर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या मोटापे और एलर्जी का भी कोई संबंध है? हमारे दर्शक का सवाल भी कुछ इससे जुड़ा हुआ है कि अगर क्या मोटापा बढ़ता है तो क्या एलर्जीज बढ़ जाती है, कुछ ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मोटापे से एलर्जी होती है, पर हाँ, अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है या आपकी जेनेटिक टेंडेंसीज अलग है तो फिर हो सकता है। डायरेक्टली मोटापा और एलर्जी का तो कोई लिंक नहीं है। जी बिल्कुल। अब सर जैसे मैम ने भी जेनेटिक का यहाँ पे जिक्र किया, तो क्या ये जन्मजात भी हो सकता है किसी तरह की एलर्जीज, या फिर एनवायरनमेंट इंड्यूस होती है, या फिर परिवार में मान लीजिए किसी चीज़ को किसी चीज़ से एलर्जी थी, लेदर से थी, या किसी खाने पीने की चीज़ से थी, या फिर मौसम के हिसाब से? नहीं, कुछ प्रकार की एलर्जी आनुवंशिक होती है, इसमें दो राय नहीं। वो एलर्जी जो पेरेंट्स से बच्चों में कई बार जेनेटिक होती है कुछ एलर्जीज, मगर कुछ प्राकृतिक रूप से कुछ लोगों को तो एलर्जी के किसी प्रकार से मौसम में किसी उसमें कोई नहीं होता, मगर कुछ कारणों में कई दफ़ा सर्टेनली जेनेटिक फैक्टर इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या सर एलर्जी को पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है? मान लीजिए किसी चीज़ से एलर्जी है और एलर्जी का रिएक्शन बॉडी पर है, आपने उसको तो ट्रीट कर दिया, लेकिन आगे वो एलर्जी कभी हो ही नहीं, क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता? मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर है सुरेंद्र जी हैं, जिन्होंने सिरसा से कॉल किया है, हरियाणा के सिरसा से। जी सुरेंद्र जी बताएं क्या सवाल है? जी नमस्कार, सवाल बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी सुरेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी सर जी, सिर में बालों का सफेद होना, झड़ना, ये एलर्जी का कारण हो सकता है? बालों का सफेद होना या झड़ना है ना, बालों की समस्या मैम इस पे बताना चाहिए। हाँ जी, बालों की समस्या तो एलर्जी से आपकी लग नहीं रही है, ये कोई एलर्जी का कारण इसमें नजर नहीं आ रहा है। बाल सफेद होते हैं तो उसमें कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, या फिर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे। अगर आपकी उम्र कम है तो, अगर आपकी उम्र वैसे ही ज़्यादा है तो फिर बाल सफ़ेद होना तो आम बात है। लेकिन मैम जैसे कई तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं और बालों के लिए, तो ज़्यादातर उनसे एलर्जी हो सकती है, कलर वगैरह? अगर एलर्जी होती है, हाँ, हेयर डाई, हेयर कलर से होती है, शैम्पू से होती है, तेल से होती है, पर उसमें बाल झड़ना मेन सिम्टम नहीं होता। वो स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, सर में खुजली होती है, डैंड्रफ निकलता है, ये ज़्यादा सिम्टम्स हैं उसके। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सुरेंद्र जी, अगर एक और चीज़, अगर आप कह रहे हैं बाल झड़ रहे हैं मेरे, और अगर बाल झड़ रहे हैं, देखो एक तो जैसे डॉक्टर साहब बताया, तो ये आनुवंशिक भी हो सकता है, जेनेटिक, मतलब आपको हो सकता है पेरेंट्स के बाल थोड़ा जल्दी झड़ गए हों, बाल सफ़ेद हो गए हों, ये जेनेटिक भी हो सकता है। दूसरा एक और थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपके बाल जो है सर से चकत्ते के रूप में निकलते हैं, अगर पैचेस भी पैच के रूप में अलग निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन बालों में है, तो उसको थोड़ा ध्यान दें। मतलब उसके लिए फिर आपको डॉक्टर, जो स्किन के डॉक्टर, उनके पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हो सकता है वो फंगल इन्फेक्शन में कई बार चकत्ते के रूप में थोड़े बाल निकलते हैं, पैच के रूप में बाल निकलते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि किसी और दवा का कोई दवा ले रहे हैं, किसी और समस्या का इलाज कर रहे हैं, और बालों पर और स्किन पे तो सबसे पहले असर दिखाई देता है। वो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मरीज, कुछ कैंसर वैंसर के मरीज होते हैं, उनको जब कीमोथेरेपी वगैरह, तो उसमें बाल झड़, वो मगर किस दवा का वो असर है उसके अंदर। मगर जैसा सुरेंद्र जी बता रहे हैं उनको कि वैसे ही बाल झड़ रहे हैं, तो थोड़ा किसी न किसी स्किन के डॉक्टर को दिखा के एक बार थोड़ा पूरे, और कोई डाई वाई का इस्तेमाल करने के बाद अगर हो तो सर्टेनली वो तो एलर्जिक रिएक्शन है ही। जी जी, तो ये जरूर ध्यान दें कि क्या आप कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, डाई तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, कई बार हीना से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, कोई तेल तो नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है, या फिर कोई किसी और चीज़ का आपका इलाज चल रहा हो सकता है उसका भी असर हो, या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में ही ऐसा है कि बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं या फिर झड़ते हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी आप मन की तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहे स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल,
उतरते चढ़ते भाव का असर। आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो आज का विषय आपके लिए फिर से हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एलर्जीज़ के ऊपर, कारण, लक्षण और उसका निवारण। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। दोनों ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईमेल एड्रेस भी और साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर, जहाँ से आप नोट कर हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है, नागेंद्र जी हैं, जिन्होंने हमें हिमाचल से कॉल किया है। नागेंद्र नेगी जी, हेलो हेलो हेलो। नागेंद्र जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नागेंद्र जी, अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं तो आप फिर से अपना नंबर ट्राई करें, हमें कॉल कीजिए। और अगर कॉल नहीं लग रही तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, हम वो भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। अब सर, जैसे ब्रेक से पहले मैंने जानना चाहता कि क्या एलर्जीज़ को पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? मान लीजिए कोई मेरे बॉडी में रिएक्शन हुआ है, उसका तो आप एक मैनेजमेंट करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से ना हो, क्या ये भी, इसका भी इलाज है या फिर आपको मैनेज ही करना है हर बार? देखिए, किसी भी एलर्जी का परमानेंट इलाज संभव नहीं है। बस क्या संभव है कि हाँ, उसको हम कैसे, उसका जो दुष्प्रभाव है, उसको जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, कैसे उसको कम कर सकते हैं। सो जहाँ तक एलर्जी को रोकने का सवाल है, बस उसके जो दुष्परिणाम है उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम अपने आप को बचा सकते हैं। मगर एलर्जी यूजुअली, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं, एलर्जेंस सब जगह मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में आप पहले अगर मालूम कर लेते हैं किस चीज़ से आपको एलर्जी है, उस एलर्जेंस के खिलाफ आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर उसको सिर्फ आपको जो उसकी तीव्रता है या उसका घातक परिणाम हो, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसको परमानेंट तो कोई चीज़ होती नहीं है, लाइफ में ही नहीं होती, ये तो वैसे ही उसूल है। तो एलर्जीज़ का ट्रीटमेंट बहुत आराम से होता है। अगर आप पहचान पाएँ किस वजह से हो रहा है, उसको अपने ज़िंदगी से हटा लें तो बहुत इजी है। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर एक किसान काट रहा है, खेती कर रहा है, और उसको एलर्जी अगर खाद से हो रही है या जो दवाई छिड़क रहे हैं मारने के लिए उससे हो रही है, तो वो कैसे उसको हटा सकता है, वो अपना काम कैसे करेगा? या उसको अगर एक किसान को गाजर घास या कांग्रेस घास से एलर्जी हो गई तो वो कैसे करेगा? तो एक तो होता है ट्रीटमेंट तो बहुत तरीके होते हैं, लगाने की क्रीम से लेके खाने वाली टैबलेट्स तक हर प्रकार के वेज हैं। पर आपको लगातार उसमें लगे रहना होता है, जैसे डोज बताया गया है वैसे ही आपको करना है। दूसरा पार्ट है प्रिवेंशन। आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आपको एलर्जी ना हो। ज़्यादातर एलर्जीज़ होती हैं जब हमारी त्वचा का जो बैरियर है वो अगर ख़राब हो। वो ख़राब होने का मेन कारण होता है खुश्क होना। अगर आपकी त्वचा ड्राई है, सूखी है या उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो फिर एलर्जी आपको ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो उस केस में आप अपने स्किन पे क्रीम लगाइए, चाहे वो नारियल तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो महंगा वाला क्रीम हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे, वो आप रेगुलरली लगाइए, लगातार लगाइए। जब भी आप घर से बाहर से वापस घर आते हैं, फेस वॉश करिए। जितने आपके एक्सपोज पार्ट है, अगर आपने हाफ स्लीव्स पहने, आपके हाथ बाहर की तरफ है, खुले हैं, वहाँ पे भी डस्ट जमता है, वहाँ पे भी एलर्जन जमते हैं, आप उनको अच्छे से साफ करिए और फिर क्रीम लगा लीजिए। ये कुछ सिंपल तरीके होते हैं जिससे हम एलर्जी का सिवियरिटी भी कम कर सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ आपने बहुत ख़ास बातें बताई हैं, यानी आप एलर्जी को कम भी कर सकते हैं, अवॉइड करना ही बेहतर है। अगर जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी हो उससे आप दूर रहें, यही बेहतर रहेगा। अब से मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ एलर्जीज़, या फिर कई बार हमने देखा है कि कई बार यंग एज में कुछ समस्या एलर्जीज़ नहीं होती, लेकिन एज के साथ आप थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है कि ज़्यादा उम्र में कुछ एलर्जीज़ ज़्यादा होती है, या फिर बच्चों में एलर्जीज़ होने की आशंका ज़्यादा रहती है, मतलब वो एज ग्रुप जो कि थोड़ा सेंसिटिव होता है? ये एलर्जी यूजुअली प्रायः जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, बचपन से शुरुआत होती है एलर्जी मैनिफेस्ट जो होते हैं।
चाहे वो खाने की चीज़ों में हो या लगाने की चीज़ों में, यूजुअली बचपन से एलर्जी शुरुआत आपको नज़र आएगी, किसकी चीज़ बच्चों को एलर्जी, और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों आपको क्योंकि मालूम पड़ जाता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को देखते रहते हैं। बुजुर्ग, आपने बोला कि उम्र बढ़ने के साथ में जो एलर्जी होती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बिगड़ती है। इम्यूनिटी बिगड़ने से सर्टेनली उसका असर पड़ेगा, मगर कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो उम्र बढ़ती है, आप जो दूसरी चीज़, जैसे अभी एक कॉलर थे जिन्होंने बताया कि बाल उनके झड़ने से एलर्जी होती है, सब कुछ होता है, तो आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उम्र बढ़ने के साथ में, तो उनसे आपको मालूम पड़ता है कि हाँ नई नई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एलर्जी का आपको मालूम पड़ेगा, उससे भी आपको एलर्जी है। जी। मगर प्रायः बचपन में एलर्जी का मैनिफेस्टेशन बचपन से शुरुआत होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दो बुजुर्गों में दो तरीके के हम एलर्जीज देखते हैं। एक होता है कि उनकी जो त्वचा होती है वो बहुत खुश्क होनी शुरू हो जाती है, वो उसको मॉइस्चर उसमें मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी बुजुर्ग लोग हमारे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों पे भी होते हैं। तो ये जो है उनके स्किन में, उनके नीचे टांगों पे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा खुश्क और उसके ऊपर एलर्जी हो जाती है। इसको हम एस्टियोटोटिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। जो ड्राइनेस के वजह से अगर आपको एलर्जी हो रही है तो वो उसको एस्टियोटोटिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। दूसरा एलर्जी जो बुजुर्गों में देखा जाता है कि जैसे जैसे वो खड़े रहते हैं तो उनकी स्किन की पूलिंग होती है, मतलब खून जमता है नीचे की तरफ, तो नीचे जो एंकल्स हैं, जो आपके टखने हैं, उसके आसपास भी आपको एलर्जी दिखती है, उसको हम स्टैसिस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये दो चीजें थोड़ी ओल्डर एज में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू बचपन। ठीक है, एक कॉलर है मुन्ना है जिन्होंने बिहार से मैं कॉल किया है। ले लेते मुन्ना जी का भी कॉल। जी मुन्ना जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए क्या सवाल है। हेलो मुन्ना जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो मुन्ना मंडल जी हमारे साथ फोन लाइन पर। सर बताइए क्या सवाल है। हेलो, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है स्टूडियो से? चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर, अब आगे आते हैं कि खान पान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे खाने पीने के भी विकल्प बढ़ भी गए हैं। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन इसी के साथ ही आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं। तो आहार कैसा होना चाहिए? देखिए, आहार का है तक बात, वो डिपेंड करता है कि आपकी एलर्जी किससे। कुछ लोगों को खाने पीने की चीज़ से वो एलर्जी होती है, मगर एलर्जी को अगर एलर्जी के दुष्प्रभाव को यदि कम करना है तो कौन से खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए, उसमें विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनका शरीर में कहीं न कहीं हमारी एलर्जी के दुष्प्रभाव को कम करने में काफ़ी योगदान रहता है। तो जितने भी विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, खट्टे फल हुए, नींबू, संतरा, ये सब चीज़ें, ये इसका सेवन ज़्यादा करने से। प्लस एक और चीज़ है कि जो टमाटर में एक तत्व होता है जो आपकी जो इस तरह की एलर्जी के सूजन को थोड़ा कम करता है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मगर ये ध्यान रखिए, जिस खाने पीने के पदार्थों से आपको एलर्जी होती है उसको थोड़ा ना खाए। कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को इवन अखरोट वगैरह से एलर्जी होती है, तो थोड़ा देखें किस चीज़ से एलर्जी, उस चीज़ को ना करके। मगर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, विटामिन सी युक्त जो पदार्थ होते हैं वो आपकी एलर्जी के दुष्प्रभाव को थोड़ा कम करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि आहार के बारे में हमने बात की और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, ये तो एलर्जी, क्योंकि हमें किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इसके लिए हमें किस तरह इम्यूनिटी स्ट्रांग, हमारी डाइट बहुत अच्छी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए डाइट, एक्सरसाइज को हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, बट जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने लाइफ में 40 से 45 मिनट का वर्कआउट ज़रूर रखते हैं, चाहे वो चलना हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो डांस हो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे वो लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं कंपेयर टू जो लोग ये काम नहीं करते हैं। डाइट में तो सर ने बताया ही है कि जो विटामिन सी वाली चीज़ें बहुत सही रहती हैं। आपके फूड में आपका बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए, फल खाना बहुत ज़रूरी है, आयरन होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी, विटामिन डी, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उनमें विटामिन डी का लेवल भी बहुत कम होता है बाकी देशों के हिसाब से। तो आपका सनलाइट एक्सपोजर और विटामिन डी और कैल्शियम वाली चीज़ें भी ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे तो। जी जी बिल्कुल। और देखिए, विटामिन डी की तो हम जानते हैं कि हमारे कितनी समस्या है, लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रख दें। अब एक कॉलर हैं, हम जल्दी से सवाल ले लेते हैं उनका। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो चरणजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चरणजीत जी, क्या अब तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारी आवाज़ या तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके हम तक नहीं आ पा रही है। अभी हम उनका सवाल नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप अगर हमें टेलीविज़न पर सुन रहे हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है, या फिर दोबारा आप हमारा नंबर ट्राई करें। ज़रूर हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब सर, एलर्जी पर हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये, हालांकि आपने कुछ बातें पहले बताई, लेकिन वो कौन कौन से एलर्जीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज तक जा सकती हैं? मैम, एनाफाइलैक्सिस, सर ने एक बार पहले भी ये वर्ड बोला है। अगर हम बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग डर्मेटोलॉजिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी अगर हम टर्म देंगे तो वो एनाफाइलैक्सिस होता है। एनाफाइलैक्सिस का मतलब है कि आपने कोई एलर्जन लिया है, आपकी बॉडी पूरी उसके खिलाफ रिएक्ट कर गई है। उसके सिम्टम्स क्या होंगे? आपका शरीर फूल जाएगा, चेहरा फूल जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, बॉडी फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन होती है, और धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल गिरता जाता है, आप स्टेज ऑफ शॉक में जाते हैं। और ये सब 15 मिनट से लेके आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपने हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन और स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगते हैं और वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है। बाहर के देशों में एपीपेन भी होता है, जो एपिनेफ्रीन होता है वो पेन की शेप में मिलता है। जिन लोगों को पता है कि उनको एलर्जी है वो अपने साथ कैरी करते हैं, स्पेशली स्कूल वगैरह में। और ये कहीं से भी ट्रिगर हो सकता है। अगर आपको नट से एलर्जी है और आपने बहुत छोटा दाना नट का भी ले लिया, पीनट का, मूंगफली का किसी का ले लिया, तो भी आपको ये चीज़ हो सकती है। ये तो एक इमरजेंसी स्टेट हो गई है जिसमें आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही पहुंचना है। इसमें कोई और घर पे ट्रीटमेंट या कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए। सांस में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, पेट दर्द होता है और चेहरा नीला पड़ने लग जाता है, ये है। दूसरा है जो हमारे यहाँ पे भी होता है, एरिथ्रोडर्मा बोलते हैं। अगर आपको एक्जिमा ज़्यादा हो गया है, कंट्रोल में नहीं रहा, तो वो फुल बॉडी पे लाल रंग और छिलके उतरते हैं, पूरा शरीर लाल हो जाता है और उस पर छिलके निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये शरीर से, मतलब सर से लेके पाँव तक हर जगह पे आता है। वो भी एक स्टेज है, वो लाइफ थ्रेटनिंग ऐसे तो नहीं है, बट वो एडमिशन लायक है। उसका इलाज घर में होना मुश्किल होता है, आपको एडमिशन लेकर ही, भर्ती होकर ही आपका उसमें इलाज चलेगा। चाहे दवाइयाँ खाने वाली मिलेंगी, लगाने वाला मिलेंगी, प्लस आपसे पूछा जाएगा, आपकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री जब लेंगे तो पता चलेगा कि किस वजह से हो सकता है। एक बार उसको सेटल करके फिर हम पैच टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या कारण है। जी जी बिल्कुल। देखिए कितनी गंभीर स्थिति तक ये पहुंच सकता है, लेकिन इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के विषय आपने लेकर आएँ ताकि आप जागरूक रहें, अपने सेहत को और इन लक्षणों को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम हर स्तर पर जानने की कोशिश करेंगे कि सावधानियां कैसे बरती जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या एक पूरी तरीके से एक अपना लाइफस्टाइल आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, क्या कुछ दवाओं का भी आपको सहारा लेना चाहिए, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। एक कॉलर थे जिनका हम सवाल नहीं ले पाए थे और इन्होंने हमें अपना सवाल जो है वो ईमेल किया है। चरणजीत जी हैं, चरणजीत राणा हैं, जिन्होंने पंजाब से हमें सवाल भेजा और कह रहे हैं कि 22 साल से ज़ुकाम है और ऑपरेशन भी करा चुका हूँ, मगर अभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है ज़ुकाम, ये समस्या हो जाती है। मैम, जैसे आप
बता रहे हैं इसमें पूछना ये ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर सीज़न में होता है क्या, या सीज़न के बदलाव में होता है क्या, या अगर आप कोई ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह में हैं, जैसे अगर आप गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, उस चेंज से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। नहीं तो लग रहा है जैसे कि सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस में हो सकता है किसी एलर्जी की वजह से आपको ज़ुकाम खांसी ज़्यादा रहती हो। उसके लिए आपको ENT के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे एक बार जाके पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। और मास्क पहन सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको धूल मिट्टी या पोल्यूशन के वजह से हो रहा है, तो मास्क पहनने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में। ठीक है, एक और सवाल है। एक दर्शक कौन है, उन्होंने नाम नहीं लिखा, ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे की उम्र अभी 8 साल है और 4 साल से सूखी खांसी से पीड़ित है। मौसम बदलते ही शाम को और रात को खांसी शुरू हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि 12 साल की उम्र तक ये समस्या रहेगी। मैम, इनको ज़ुकाम खांसी की तकलीफ़ है। साथ में कई बार वो ये जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो ये भी चेक करते हैं कि आपको दमे की प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़ुकाम खांसी तो बच्चों को होती है, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, सीजनल फ्लू होता है, वो बार बार किसी बच्चे को इसलिए भी हो सकता है कि उसका वज़न कम हो या नरिशमेंट अच्छी नहीं हो, वेट जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो, ये भी एक चीज़ है। नहीं तो अगर उनको अंदरूनी दमे की तकलीफ़ है कि नहीं, वो एक बच्चों का डॉक्टर ही आपको क्लियर कट बता सकता है। यहाँ पे एक हाइजीन हाइपोथेसिस के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। हाइजीन हाइपोथेसिस होता है कि जो परवरिश जिन बच्चों की एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में होती है, या उनके आसपास कोई गंदगी नहीं होती, उनको कोई गलत चीज़ खाने को कभी नहीं मिलती, बिल्कुल स्टेरिलाइज चीज़ मिलती है, जो हम मानेंगे कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों में एक्जिमा या उन लोगों में एटोपिक डर्मेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमारे जैसे भारत देश है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है, हमारे एयर में ही हमारा टेम्परेचर ही ऐसा है, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट ही ऐसा है। हमारे में कंपेयर टू बाहर के कंट्रीज़ जैसे US हो या UK हो, यूनाइटेड किंगडम हो, उनसे बहुत कम हमारे यहाँ पे एलर्जी, जो अंदरूनी एलर्जी होती है वो कम होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपोज्ड नहीं है एलर्जन से, तो हमारी बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं इन सवालों के बारे में, और इनका हम समाधान ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। और सर, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि अगर किसी को पता है कि उसे एलर्जी है, या फिर माता पिता को पता है कि उनके बच्चे को इस तरह की समस्या हो सकती है, तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल को लेकर, या फिर आप बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति को मालूम है कि उसको किसी चीज़ से एलर्जी है, खासतौर से उसको किसी दवा से एलर्जी है, तो हमेशा इसकी जानकारी उसको अपने साथ रखनी चाहिए, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को बताना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। खासतौर से जब कभी किसी अस्पताल में जाए तो अस्पताल में जाकर उसको जरूर बताना चाहिए कि मुझे इस दवा से एलर्जी है, क्योंकि वो दवा अगर छोटे से रूप में भी यदि शरीर में जा सकती है, तो वो जैसा एनाफिलेक्सिस बताया था, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, तो वो छोटी सी मात्रा भी एनाफिलेक्सिस कर सकती है। तो इसलिए अपने पास में उसकी जानकारी उसको अपने साथ भी रखना चाहिए और लोगों को भी शेयर करना चाहिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जी मैम, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय, तो कुछ क्लोजिंग नोट पॉइंट्स हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? हाँ जी, आप लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखें, त्वचा को मॉइस्चराइज करके रखें, क्रीम अच्छे से लगा के रखें, जितना हो सके अपने आप का इम्यूनिटी अच्छी बनाए रखें, और एलर्जी का ट्रीटमेंट अगर कराना हो तो फिर एक्सपर्ट से ही कराएं, खुद की ट्रीटमेंट ना करें। बिल्कुल। और देखिए, कई बार हमें जो स्किन वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सुनी सुनाए भी इलाज कर लेते हैं, ओवर द काउंटर जा कर के बता देते हैं कि हमें ये है, और उसी के हिसाब से इलाज करने लगते हैं। और जैसा कि पीछे भी हमने चर्चा में देखा कि एलर्जी एंड फंगल इन्फेक्शन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और हो सकता है कि आप एलर्जी का इलाज कर रहे हो और फंगल इन्फेक्शन हो, वो और चीज़ें गंभीर बना देती हैं। तो इसीलिए जागरूक रहना बहुत ही आवश्यक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी भी जो भी अगर यदि किसी प्रकार का इलाज करना है तो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एलर्जी क्यों हुई है उसकी जानकारी और उसका इलाज क्या है वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं। क्योंकि यदि आप अपने आप कुछ भी इलाज करते हैं तो जैसा बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस एलर्जी को बढ़ा सकती हैं, और यदि आपको रिलीफ मिला भी तो थोड़ी देर के लिए मिलेगा, मगर उसका आफ्टर इफेक्ट जो होगा उसका बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा
डॉक्टरी सलाह जरूरी है किसी चीज़ के लिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें तो आज के कार्यक्रम से भी आपको पता चल गई होंगी। तो अगर आपको भी किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ये प्रभाव डालता है। आपका जो सामान्य जीवन है उसके स्तर पर भी अगर आप स्वस्थ नहीं है और किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आप अपना जीवन अच्छे से एंजॉय कर सके, खुशनुमा जीवन जी सके, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। चाहे वो कोई किसी चीज़ से छोटी सी भी एलर्जी क्यों ना हो, उसका ट्रीटमेंट सही समय पर करें और उस चीज़ को अवॉइड करें जिससे आपको एलर्जी होती है, जैसा कि आज के कार्यक्रम में भी हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी स्टूडियो में आने के लिए, और सर आपका भी, और आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत सारे कॉलर्स जो थे उनके सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का स्वस्थ किसान, जिस पर हमने आज बात की एलर्जी के बारे में। बहुत विस्तार से हमने आपको समझाया। हमारे दर्शक ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और अगर आपके कोई रिएक्शंस हैं, अगर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय को भी हम कार्यक्रम में लेकर आएँ, उसे हम डिस्कस करें, उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ लाएँ, तो आप हमें इसकी जानकारी ईमेल करके भी दे सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। यानी अगर आप हमारा कार्यक्रम आज पूरा नहीं देख पाए हैं, किसी जानकारी को फिर से सुनना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वस्थ किसान देखें, पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं, या फिर कोई और कार्यक्रम जो कि आपको पसंद है DD किसान का, वो भी देख सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए, और अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन जिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम विकास की राह पर आगे बढ़ें, तो उसके नागरिकों का स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं ताकि आप सभी जागरूक रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक श्रीवास्तव है। मैं रिसाइटेक नेचर प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। हम लोग रिसाइटेक में ह्यूमन हेयर से फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ह्यूमन हेयर में 16% नाइट्रोजन होता है। सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है जो इंपोर्ट से देश को हेल्प करे। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।